हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। देखो फिर आ गए हम अगली वीडियो के साथ अपनी सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट लेकर। ठीक है, यहाँ पे देखो बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से जो हमारे क्या है उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये गोबर गैस वगैरह से सब षड्यंत्र से तैयार होती है। खेतड़ी कहाँ स्थित है। तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद है भारत के परमाणु संयंत्रों के नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु संयंत्रों में काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र और रावलभाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। ये नरौरा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र। कैगा कर्नाटक है। ठीक है, ये सब क्या है? परमाणु संयंत्र है। ठीक है, उसके बाद देखो खनिज क्या होते हैं। खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। जो शैलों से प्राप्त हों वो क्या कहलाते हैं? हमारे खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक शामिल होते हैं। ये सब खनिज कहलाते हैं। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा तय ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी मतलब घर में ही ऐसा लगे कि युद्ध सा हो रहा है तो वो गृह युद्ध कहलाता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है? किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों के बंटवारा। यानी कि किसी देश में शासन की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों के बारे यानी लोगों में बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। उसके बाद देखो वैध सरकार से आप क्या समझते हैं। वैध सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वैध सरकार कहलाती है। मतलब जो गवर्नमेंट जो होती है जनता द्वारा चुनी जाए वैध तरीके से, वो कई सरकार कहलाई? वैध सरकार। अधिकार क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। किसके अंतर्गत परिभाषित होता है? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। अधिकार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची क्या होती है? कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। यानी कि जिसमें क्या है केंद्र सरकार और दोनों यानी कि कानून बना सके, तो वो कौन सा होता है? समवर्ती सूची कहलाती है। ठीक, तो अगला है देखो मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत कि मृदा के कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि मृदा के कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा के बनने और उत्पादन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, डाकघर, इंटरनेट, समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल आदि ये सब क्या है? जनसंचार के साधन है। विश्व के दो संघात्मक राज्य कौन कौन से? एक भारत और दूसरा अमेरिका। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? तो रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहाँ श्वेत और अश्वेत लोग रहते हैं, मतलब गोरे और काले लोग रहते हैं, तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसलिए रंग भेद की नीति अपनाई जाती है कि रंग में अंतर। सांप्रदायिकता क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता क्या होती है? जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे संप्रदाय को हीन समझें। मतलब जो लोग अपने संप्रदाय को या अपने कुटुंब को या अपने जाति को क्या श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरी जाति को निम्न समझते हैं या बुरा समझते हैं, हीन समझते हैं, तो लिए उग्र रूप धारण कर लिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है? उग्र रूप धारण कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, उसमें से देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। ये क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है कि चुनौतियों का अर्थ बताइए। चुनौती क्या होती हैं?
चुनौतियों का अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाले वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता। अगर आप बाधाओं को दूर नहीं करोगे तो आपका लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, तो वो कहलाती चुनौती हमारे लिए आई है। ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार कानून क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का एक अच्छा उदाहरण है। इससे क्या है, लोगों को जानकर क्या है, जानकार बनाया जाता है सरकार के प्रति, और क्या होता है, सक्रिय रहने का एक अच्छा उदाहरण, सक्रिय रहते हैं लोग। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय प्राप्त होती है। ठीक है, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय, यानी कि एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, यानी कि अपनी आय को विदेशों से प्राप्त आय से जोड़ते हैं, तो वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो लगा भी है निशान, कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। मतलब एक व्यक्ति का मानव विकास से मतलब क्या है, मानव का विकास कैसे हो, कि यानी कि मानव विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें क्या है, व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुसार संज्ञानात्मक जीवन बिताने का मौका दिया जाता है। ठीक। उसके बाद देखो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 110% इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, वे सभी गतिविधियां जिनमें लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है, यानी जिनमें लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त हो या धन की प्राप्ति हो, तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक नर्स का हॉस्पिटल में काम करना, बैंकों में काम करना, ये सब क्या आर्थिक क्रियाएं हैं, इसमें पैसा मिलता ही मिलता है। प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है, वन उत्पाद है आदि। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, यानी कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसके काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, उसे कहते हैं बेरोजगारी। ठीक। सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू आय कहते हैं। यानी कि जो लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु कितनी है, सेवाओं के मूल्य, यानी सबके जोड़ को क्या कहते हैं, सरल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो द्वितीय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके उपयोग के लायक बनाया जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। हमने उस दिन बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कि जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें हो वो प्राथमिक क्षेत्र, और प्रकृति से संबंधित चीज़ों से मशीनों द्वारा दूसरी चीज़ बनाई जाए वो द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, ये बैंकिंग क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं इसे। इसके अंतर्गत किसी क्रियाएं किसी वस्तु की उत्पादन नहीं करती बल्कि उस सेवाओं का उत्पादन करती हैं। वे क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन सेवाएं आदि। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, कि मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे है उदारीकरण क्या है, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से, इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उच्च प्रौद्योगिकी, यातायात के विकसित साधन, विश्व व्यापार संगठन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख हैं। ठीक है। भारत की दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स। टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स ये क्या है, राष्ट्रीय कंपनियां हैं दो। उसके बाद देखो अगला है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है सूचना का अधिकार क्या है, तो सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। क्या बनाया था, एक कानून बनाया जो सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें नागरिकों की सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचनाएं बनाने का अधिकार होता है। ठीक है।
उसके बाद ये पढ़ लो चाहे पढ़ नहीं। कोपरा कानून क्या है? सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून द्वारा बनाया गया, जो कोपरों के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? तो एगमार्क खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणक चिन्ह होता है, जिसमें क्या है, खाद्य पदार्थ आता है। ठीक है, धन्यवाद। अरे